अपनी एनसीईआरटी की जो श्रृंखला ज्योग्राफी की चल रही है, हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म कर दी है और क्लास 7 के भी 3 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्लास 7 अर्थ पढ़ के फिर हम लोग एडवांस में आ जाएंगे, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ा जाएगा। हमको लगता है कि 7 की एनसीईआरटी 2 दिन और चलेगी और 3 या 4 दिन में अर्थ की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जब बेसिक तैयार हो जाएगा फिर हम लोग एडवांस में आएंगे। तो आइए चौथा चैप्टर शुरू करते हैं, वायु। हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जो पृथ्वी है वो चारों ओर वायु की चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। जैसे हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में बताया था आपको, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती तो सूर्य की किरणें जो आती हैं वो फिर परावर्तित होकर जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो उसको थोड़ी देर के लिए वायुमंडल में बना के रखती है, जिससे पृथ्वी थोड़ी गर्म रहती है, नहीं तो पृथ्वी पूरा ठंडा हो जाता है। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर, वही बात यहाँ कह रहा है, पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। बहुत बार पूछता है ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन ऐसा नाम दे देता है ऑप्शन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे व पशु लुप्त हो सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें किस मात्रा में पाई जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। आप चित्र में देखेंगे, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% और सभी 0.04%। कभी कभी परीक्षा में क्रम से लगाने के लिए पूछता है वायुमंडल में बढ़ते से घटते क्रम में गैसों का क्या क्रम है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे 4 आपको याद करना ही पड़ेगा। बहुत लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और तब कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। वो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, तब पौधे ले पाते हैं, कुछ जीवाणु में राइजोबियम जैसे, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर हो जाती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। प्रकृति में पूरा संतुलन है, लेकिन मानवकृत जो कार्यवाहियाँ होती हैं उससे संतुलन बिगड़ जाता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है।
जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। जहाँ तापमान ज़्यादा होगा तो वायु गर्म होगी तो वो फैलेगी और हल्की होकर ऊपर उठेगी। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जो चीज़ भारी रहेगा वो नीचे रहेगी। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। जैसे ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई पृथ्वी का तल है, तो यहाँ से जब तापमान बढ़ेगा तो हवाएं ऊपर की तरफ ऐसे उठेंगी। जब हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी तो ये जगह खाली हो जाएगा, तो यहाँ से हवा चल के आके फिर इस जगह को भरना शुरू करेगी। फिर ये भी हल्की होकर ऊपर उठेगी, फिर यहाँ से हवा, तो ऐसे ही चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कभी कभी ये भी क्रम से पूछ देता है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, पहले क्षोभ मंडल, पृथ्वी के निकट में क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ऐसे इसका क्रम है, इसको आप याद रखेंगे। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, पृथ्वी से 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई तक है इसका। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। प्रश्न पूछता है मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? ऑप्शन दे देगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो बहुत बार पूछता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाया जाता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं वो ओजोन परत ही इससे रक्षा करता है। फिर है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। इसके बाद बाह्य वायुमंडल है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल इसी में वायुमंडल का ही एक परत है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। आयन मंडल जो बाह्य वायुमंडल का ही भाग है, उसमें रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो रेडियो के लिए भी किसका उपयोग होता है, यह भी बहुत बार प्रश्न बनता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। इसका बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम है एवं हाइड्रोजन यह से अंतरिक्ष में तैरती हैं। अब ये चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखिए ये क्षोभ मंडल है। यहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। जो सबसे नीचे है, अब ये जो रेखा गई है ताप की, यहाँ ताप घट रहा है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर ताप घट रहा है, फिर ताप थोड़ा नियत है समताप मंडल में, लेकिन फिर बढ़ रहा है। तो फिर ये समताप मंडल हो गया, फिर ये मध्य मंडल, फिर ये बाह्य वायुमंडल, ये बहिर्मंडल। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसे स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। मौसम की परिभाषा है, मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। लगभग 25 से 30 वर्ष होता है दीर्घकाल। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम के दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तापमान। आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है,
आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन मतलब सूर्याताप। सूर्याताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ये भी प्रश्न पूछता है, तो इसमें स्टेटमेंट दे देगा। तो सूर्याताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा पड़ेंगी, लेकिन ध्रुवों की तरफ कम पड़ेगी। यहाँ बता रहे हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यहाँ क्वथनांक नहीं बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसोफाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो वायुमंडल में वायु है वो हमारे शरीर पर भी उच्च वायु दाब लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, तो हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। तो वायु दाब कहाँ सर्वाधिक होता है? समुद्र स्तर पर। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। भारी वायु निमज्जित होकर निमज्जित मतलब नीचे बैठती है, तो भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है कि वायु कैसे चलती है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु क्षेत्र की तरफ जो वायु की गति होती है उसे पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवनें धीरे बहती हैं तो आप इस महीने धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य इस अनुभव किया होगा, तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। पवनों के प्रकार दिया गया है। स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तो स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी समय विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद है? इसे लू कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चित्र में दिखाया है, ये भूमध्य रेखा पर निम्न दाब का क्षेत्र है, इसे डोलड्रम कहते हैं। बहुत बार पूछता है डोलड्रम क्या है, तो डोलड्रम भूमध्य रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र, उसे ही डोलड्रम कहते हैं। अब जो पवनें कर्क रेखा के इधर पूर्व से आएंगी उन्हें पूर्वा पवनें बोलेंगे, लेकिन जो पश्चिम से जाएंगी उन्हें पछुआ पवनें। पश्चिम से जा रहे हैं तो पछुआ पवनें हैं। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये व्यापारिक पवनें हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो पवनें, ये व्यापारिक पवनें, स्थायी पवनें हैं। चूँकि ये दोनों पूर्व से आ रही है, ये भी पूर्व से आ रही है, ये भी पूर्व से ही जा रही है, तो ये दोनों, ये दक्षिण पूर्वी हो जाएगा और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन हो जाएगा, और ये पछुआ पवनें हो जाएंगी। ये भी पश्चिम से आ रही, तो भी पछुआ पवन हो जाएगी। ये ध्रुवीय पूर्वी पवन हो जाएगा, ये भी ध्रुवीय पूर्व। चूँकि ये पूर्व से आ रही है तो उसका नाम आने वाली दिशाओं से ही पड़ता है।
आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब जलवाष्प बढ़ जाएगा तो आर्द्रता हो जाएगी। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में असंघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाता है। तो ये चौथा चैप्टर हम लोगों ने आज ख़त्म किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ था। हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न इस पाठ से रहते ही रहते हैं, चाहे क्षोभ मंडल समताप मंडल से हो जाए, वर्षा से हो जाए, आर्द्रता से हो जाए। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। आइए इसके कुछ MCQ को करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है? हम लोगों ने पढ़ा था समताप मंडल में जो ओजोन गैस होती है वो बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो जहाँ पे मौसमी घटनाएं होंगी सबसे महत्वपूर्ण परत, इसी में हम लोग सांस वगैरह भी लेते हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? तो हमने बताया था जहाँ पर हवाई जहाज़ें चलती हैं वहाँ बादल नहीं होते तो समताप मंडल है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर उठते हैं तब वायुदाब घटता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे सारे एग्जाम में, कहीं अलग से कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आज ये हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसके आगे की श्रृंखला को शुरू करेंगे और जैसे ही कक्षा 8 NCERT खत्म होगी हम लोग एडवांस पे आ जाएंगे। धन्यवाद।